चूंकि संसद पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होने जा रहा है। संसद से हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी भी मौजूद हैं, जरा उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देखिए पार्लियामेंट पहुंच गई हैं और संसद भवन में खड़ी हैं बजट की कॉपी के साथ। और अब आज अपना बजट, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और काफ़ी उम्मीदें इस बजट से लोगों को है, खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो उम्मीद कर रहा है कि टैक्स में कुछ राहत मिले, सैलरीड क्लास ये उम्मीद करिए। इसके अलावा भी उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री जब आज अपना बजट पेश करेंगी तो उसमें कुछ राहत कुछ वर्गों के लिए ज़रूर होगी। अब देखना होगा कि क्या किसी तरह की नई स्कीम्स का भी ऐलान आज के बजट में होता है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट ये होगा। और अगर एनडीए की बात करें तो ये 2014 के बाद 13वां बजट जो है आज पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है अब जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे कल आया उससे ज़रूर एक दिशा जो है वो साफ हुई कि क्या क्या चीज़ें जो हैं उम्मीद की जा सकती हैं आज के इस बजट में। बहरहाल पहुंच गई हैं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पार्लियामेंट में। और अब आज का जो बजट है, आज मोदी 3.0 का पहला बजट है वो पेश करेंगी। अब देखना होगा उनके पिटारे से आज किस वर्ग के लिए क्या निकलता है, क्या इनकम टैक्स में कोई राहत मध्य वर्गीय को परिवारों को मिलेगी। गुड न्यूज का इंतजार कर रहा है ये देश और ये गुड न्यूज अब से कुछ ही देर बाद आपको मिलेगी जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, बजट पढ़ना शुरू करेंगी। कौन से सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा, कौन सी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, ये अब सबकी दिलचस्पी का कारण बनी हुई है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब संसद भवन पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे वक्त अब आगे बढ़ रहा है और कैबिनेट की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण पहुंच जाएंगी संसद भवन के अंदर, यानी कि लोकसभा के अंदर, और फिर बजट पढ़ना शुरू करेंगी। ठीक 11 बजे बजट पढ़ना शुरू होगा और जितनी भी चर्चाएं अभी हम कर रहे हैं उस पर लग जाएगा फुल स्टॉप। सरकार ने वास्तविक तौर पर किन वर्गों का ध्यान रखा है, सरकार ने किन स्टेट्स का ध्यान रखा है, अपने सहयोगियों का कितना ध्यान रखा है, सब कुछ 11 बजे से आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। जिन रिफॉर्म्स की बात हर्षवर्धन जी की जा रही थी अभी विजय जी के द्वारा, वो रिफॉर्म्स कितने जरूरी हैं और क्या सरकार उनका ध्यान रख पाएगी इस बजट में? देखिए, मुझे लगता है कि मोटा मोटा जो विजय जी ने कहा है उससे कोई असहमति नहीं हो सकती। बस एक थोड़ा सा स्पष्टता हो जाए कि हमारा उत्पादन नहीं गिर रहा है प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़, जो शायद वही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में हम उतनी ही जमीन में ज्यादा उपजाते हैं, अभी भी हमारे यहाँ वो उपज का जो उत्पादन है वो कम है। तो एक तो इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, अगर हम कहें तो बार बार ये बात होती है कि हम कहाँ लैग करते हैं। लैग करते हैं हम किसी रिफॉर्म को आधे अधूरे मन से लागू करना। जैसे मेरा ये मानना है कि जो तीनों कृषि कानून थे वो बहुत शानदार थे, लेकिन इस तरह का विरोध हुआ कि लगा कि वो किसान विरोधी है। आप सब्सिडी देकर, आप उसके हाथ में पैसा देकर कितना पैसा दोगे? कहीं जरूरत होती है, लेकिन बेसिक तो उसी को दूर करना पड़ेगा। अब मंडियों में अगर क्लीनिंग, ग्रेडिंग ये मशीनें लग रही हैं, अगर आप मंडी को एक इकाई के तौर पर खड़ा कर रहे हैं तो ये एक बेहतर कदम है, वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या हम उस जिसको हम ई नैम की चर्चा सुनते थे, जो 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, अच्छा भारत में पहली बार कोई प्रधानमंत्री बोलने का दुस्साहस कर पाया, वरना तो लोग उसकी बात ही नहीं करते थे, सिर्फ सब्सिडी और कर्ज माफी की बात करते थे। तो फंडामेंटल चेंजेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाफ हार्टेडली है, इसीलिए कई बार उसका प्रभाव नहीं दिखता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री इस बजट में जब निर्मला जी पेश करेंगी तो पूरे मन से होगा। अब एक चीज और, जब पॉपुलिस्ट हम कहते हैं तो उसमें टैक्स रिबेट को भी जोड़ देते हैं। भाई टैक्स रिबेट आप देंगे, जैसे मैं ये मानता हूं आज जो इन्फ्लेशन है 10 लाख तक टैक्स की छूट मिलनी चाहिए और ये सरकार एहसान नहीं करेगी। 10 लाख तक टैक्स छूट मिलेगी तो पैसा कंजम्पशन के तौर पर वही मार्केट में जाने वाला है। उद्योगपतियों को भरोसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बार बार चेंजेस के बावजूद कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि पिछले 10 सालों से, क्योंकि विजय जी बार बार कहते हैं कि उधर का जिक्र नहीं करना है, लेकिन उसके जिक्र के बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि पैरेलल तो खड़ा होता है। आप पॉलिसी पैरालिसिस से इस स्थिति में आए, लेकिन आप ये सोचिए हम कोविड को ओवरकम करके आ रहे हैं। हमने ढेर सारी हेल्थ से लेकर दूसरी स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो पिछले 10 सालों में लगातार करते चले, 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो सब कुछ असर दिखता हुआ दिखेगा। और मैं ये मानता हूं यहां से, जिसको हम कहते हैं ना कि अब जरा तेज रफ्तार में चले, तो भैया 10 लाख तक टैक्स छूट दीजिए, वो पैसा डालेंगे।
निजी निवेशकों को ले आइए, जो 19.1% है उनको 30% कह रहा है जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, यानी 10% का गैप है। और निजी निवेशक अगर पैसा घर में रखेगा तो यकीन मानिए सरकार अकेले अपने कांधे पर लेकर नहीं जा सकती है। मुझे लगता है कि इस बजट में वो सब भी दिखेगा जिसको मैं पीएलआई का दायरा बढ़ाने के तौर पर कह रहा हूं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तौर पर कह रहा हूं, रूरल इकोनॉमी के बूस्ट के तौर पर कह रहा हूं। अच्छा आकाश जी, अब अपनी बात रखिएगा, चूंकि विजय जी का जिक्र हो गया था, तो एक बार विजय जी। नहीं, वो विजय सरदाना जी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं, विजय जी का भी हुआ था कि पिछली सरकारों का कंपैरिजन होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कोई नहीं, parallel करने में वाले कोई बात से मैं नहीं है सहमत हूं, ठीक कह रहे हैं। हाँ, कि 10 साल अब आपके पास हो गए तो आप क्या कर रहे हैं उस पर। और अभी जब बात कर रहे हैं, मुझे अभी मित्रता का समझ नहीं आया। जैसे अभी जिक्र हुआ किसानों को लेकर, किसानों के आप बहुत मित्र हैं, सम्मान निधि कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी, क्या उस पर एमएसपी पर कोई काम हो रहा है? क्या सरकार इसको गारंटी देने पर काम कर रही है? यदि आप मेहरबानी नहीं करना चाहते सम्मान निधि को लेकर या प्रोडक्शन को लेकर, या तो फिर क्या एमएसपी पर कोई सरकार कुछ काम कर रही है? एक मित्रता और मुझे याद आएगी, विजय जी और जिंदल साहब बैठे हुए हैं, वो बता सकते हैं कि हमारी चीन से दोस्ती है, दुश्मनी है, नाराजगी है, क्या है मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तो हम लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब कि हमारा चीन के साथ इंपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो भाई साहब आप साफ कर दीजिए कि आपकी उनके साथ दोस्ती है कि नहीं है, या मेरी जो दिवाली की झालर है वही नहीं लगाने से दुश्मनी होगी उससे। एक बार सर ये तस्वीरें आ गई हैं, वो तस्वीरें एक बार आप देख लें, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट की बैठक के बाद ही संसद की कार्रवाई शुरू होगी। और एक लाइन और मैं कहना चाहता हूँ सर, ये एक औपचारिकता की ये तस्वीर, ये हलवा सेरेमनी वाली तस्वीरें हैं ये। तो खैर चलिए, फाइल फुटेजेस आ गई हैं सारी। केवल एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं कि अभी हम सब बातें कर रहे हैं वो आज के बजट की कर रहे हैं, लेकिन मेरी उम्मीद क्या है कि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 5वीं इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी पर पहुंचना चाहते हैं 2029 तक, इसी सरकार के कार्यकाल में। तो क्या ये बजट उस रास्ते पर ले जा रहा है? क्या 2047 में विकसित भारत की जो उम्मीद प्रधानमंत्री जी ने मुझे जगाई है उस पर ये बजट ले जा रहा है कि नहीं? बाकी सब चीज़ें छोटी छोटी तो सब होंगी जो जरूरी होता है, जैसे घर में नमक भी लाना है, दाल भी लाना है, आटा भी लाना है, लेकिन क्या आप एक बेहतर देश, बेहतर इकोनॉमी बनाने पर कुछ काम कर रहे हैं? वो बजट ये दिशा दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो महत्वपूर्ण। वही बता देंगे, उम्मीदें पूरी हो रही है कि नहीं? जी जी, सबसे पहले तो जब बात हुई चाइना से, दुर्भाग्यवश आज चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस कन्वेंशनली हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, बट अब चाइना उसको रिप्लेस कर चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा ये बात दुर्भाग्यवश है और मैं इस पर इनके साथ हूँ। अब आ जाती है बात दूसरी कि क्या इकोनॉमी उस लेवल पे ग्रो कर रही है कि डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ चल रही है? बिल्कुल, इकोनॉमी उसी तरफ ग्रो कर रही है। मैं बात जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं कर रहा। जीएसटी कलेक्शन 2.1 लाख करोड़, अप्रैल 2024 का डेटा ग्रॉस कलेक्शन क्लियरली बताता है कंजम्पशन और बाइंग हिंदुस्तान में वापस आ चुकी है, और मैन्युफैक्चरिंग में आज की तारीख में काफी सक्सेस हमें मिल चुकी है, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो।